We will continue our second video from medicine 22 August afternoon paper from the 76 MCQ. In this, cardiac output of the right side of the heart is what percentage of the cardiac output of the left side of the heart? 25%, 50%, 75%, 100% या 125%. हमेशा आपने नीचे आंसर पे हाथ रखना और पहले खुद गेस करने की कोशिश करनी है. इसका आंसर है 100%. अब मुझे ये MCQ आता था, मैं ये MCQ क्रॉस कर रही हूँ कि मैंने ये नेक्स्ट टाइम नहीं पढ़ना. नेक्स्ट कहता है ग्रोथ हार्मोन इज इंक्रीज्ड बाय द REM, hypoglycemia, hyperglycemia, hypercalcemia. Is answer is hypoglycemia increases the growth hormone. Next is peripheral vasodilation along with the hypotension seen in. It's seen in the septic shock. Peripheral vasodilation along with the hypotension. अगर फॉर एग्जांपल हाइपोटेंशन के साथ पेरिफेरल कंस्ट्रिक्शन हो तो वो हाइपोवोलेमिक शॉक में होती है कि वॉल्यूम कम हो रहा है और पेरिफेरल कंस्ट्रिक्शन हो जाती है. लेकिन अगर वैसोडाइलेशन हो रही है दैट मीन यहाँ पे हमारे पास सेप्टिक शॉक है. नेक्स्ट MCQ है वुमेन केम विद द फीवर एंड द BP 80 by 60 gram negative rods were identified. She goes into shock. What is mechanism of shock in UTI? UTI में हमेशा हमारे पास सेप्टिक शॉक हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हो रही होती है, तो सेप्टिक शॉक है इसका आंसर बीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 22-year-old second-year medical student developed a red face after being asked a question during lecture. Which of the following statement best describe this वैस्कुलर रिएक्शन? इट्स आंसर इज एक्टिव हाइपरहीमिया. बेसिकली इसमें और कुछ भी नहीं हो सकता. एक्टिव कंजेशन नहीं हो रही, नॉन पैल्पेबल पर्प्यूरा, पैसिव हाइपरहीमिया यहाँ पे ठीक है. इसमें क्या होता है कि वो एक्टिवली एक्ट करता है और एक्टिव हाइपरहीमिया हो जाता है उसे. नेक्स्ट कहता है पेशेंट विद अ डिक्रीज न्यूट्रोफिल एंड इंक्रीज लिम्फोसाइट एंड इंक्रीज ईओसिनोफिल इंक्रीज ACTH लाइकली डायग्नोसिस इज. इट्स आंसर इज़ एडिसन डिजीज़. नीचे वो एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, वो हम पढ़ लेते हैं एक दफ़ा. इसमें कहता है एडिसन डिजीज़ के जो फीचर हैं इसमें लो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इंक्रीज लिम्फोसाइट्स होते हैं, इंक्रीज ईओसिनोफिल्स होते हैं. और अगर फॉर एग्जांपल कशिंग सिंड्रोम को देखें इसके इन कंपैरिजन तो उसमें इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स होते हैं, डिक्रीज लिम्फोसाइट एंड डिक्रीज ईओसिनोफिल्स होते हैं. नेक्स्ट MCQ में कहता है कि latex gloves have caused allergy by the alpha polysporin, tectum, acid और zinc. इसका I guess answer is zinc. नहीं सॉरी tectum. So answer is alpha. तो बेसिकली अब हमने ये MCQ याद रखना है कि latex gloves have the cause of allergy by polysporin. Next MCQ is 83. इसमें कहता है कि जाइंट सेल इन TB आर कंपोज्ड ऑफ. इट्स आंसर इज न्यूट्रोफिल एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस. याद रखना है जाइंट सेल इन TB आर कंपोज्ड ऑफ किसके होते हैं? एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस के. नेक्स्ट MCQ कहता है मैक्रोफेजेस कॉजेज द फॉलोइंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस या कैरी प्रोटीन. इट्स आंसर इज फेगोसाइटोसिस. नेक्स्ट कहते हैं eosinophilia in apoptotic cell is due to which of the following? Loss of mitochondrial DNA, loss of mitochondria, loss of cytoplasmic RNA. I guess answer is Charlie. eosinophilia in apoptotic cell. लेकिन मैंने ये गेस किया इसलिए मैं इसे क्रॉस नहीं करी कि मुझे प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं आता था. eosinophilia in apoptotic cell is due to which of the following? लॉस ऑफ साइटोप्लाज्मिक RNA. नेक्स्ट कहता है ADPKD विद जीन डिफेक्ट. इट्स अ क्रोमोसोम 16. इसके नीचे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रहा है. इसमें कहता है PKD2 में जो होता है वो होता है 4q21 और ये 15% को इफेक्ट करता है और PKD1 में होता है 16 या 13q13.3 और ये 85% को इफेक्ट करता है. नेक्स्ट MCQ में कहता है थायराइड डाययूरेटिक्स काजेज द हाइपोटेंशन बाय. इसका होगा डिक्रीज कार्डियक आउटपुट. बेसिकली थायराइड डाययूरेटिक्स क्या करते हैं? बॉडी से फ्लूइड लेवल को कम कर देते हैं, तो इसकी वजह से डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो जाता है. 88 का आंसर कहता है कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज बाय द इंक्रीज हार्ट साइज, इंक्रीज सोडियम इनफ्लक्स, इंक्रीज हार्ट कंट्रेक्टिलिटी या टेकीकार्डिया. Its answer is increase heart contractility, myocardial oxygen. Yes, its answer is Charlie. लेकिन मुझे बहुत अच्छा नहीं आता ऐसा, इसलिए मैं नहीं काट रही.
कॉज ऑफ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन ऑन ईसीजी इज राइट वेंट्रिकुलर डैमेज। हमेशा याद रखना है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन ऑन ईसीजी कब होगी, जब राइट वेंट्रिकुलर डैमेज होगा। नेक्स्ट कहता है वीनस रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर, इज आंसर इज डेल्टा। इसमें हमेशा ना वीनस रिटर्न जो होता है ना वो डिपेंड कर रहा होता है जो हमारे पास मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू ब्लड जो है वो जो है वेन से वो वापस सुपीरियर वेना केवा तक आ रहा होता है, इसलिए हमेशा ये मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कहता है विच मसल टेंडन ट्रांसवर्स इज द शोल्डर जॉइंट, कोरोकोप्लेक्स, long head of the biceps, infraspinous, supraspinous, short head of the bicep। मुझे इसका आंसर नहीं आता, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है पीटा, लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप। नेक्स्ट में कहता है पेशेंट प्रेजेंटेड विद एब्डोमिनल पेन एंड द पेल्विक पेन अपॉन टेकिंग द IUCD वाज इम्प्लांटेड, व्हाट कॉज ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ कॉज दिस कॉम्प्लिकेशन। ये वाली कॉम्प्लिकेशन जब भी एक्टिनोमाइसिस में करेगा, ये कॉम्प्लिकेशन हमेशा एक्टिनोमाइसीट्स करते हैं जो IUCD में होती है, तो आंसर है हमारे पास अल्फ़ा, एक्टिनोमाइसीट्स। ये कुछ पेट टर्म्स हैं याद करने वाले हैं कि IUCD की जो इन्फेक्शन है ना वो हमेशा एक्टिनोमाइसीट्स काज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट प्रेजेंटेड विद अ UTI कल्चर शो द ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म विद अ स्वार्मिंग मोर्टेलिटी, विच इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म। Its answer is Pseudomonas, E. coli, Proteus, Klebsiella या Staph aureus। अब हमारे पास जब भी ग्राम नेगेटिव आए और स्वार्मिंग मोर्टिलिटी आए तो हमने आंसर लगाना है चार्ली प्रोटियस। नेक्स्ट कहता है ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ RBCs, बीटा आंसर है इसका। इंसुलिन हार्मोन एक्ट वाया द टायरोसिन काइनेज पाथवे, अल्फा, मोस्ट प्रोबेबली अल्फा ही आंसर होगा, अल्फा ही है। इफेक्ट ऑफ द इंसुलिन ऑन एडिपोज टिश्यू इज कॉज gluconeogenesis, causes a glycogenolysis, stimulate the hormone sensitive lipase, inhibit the lipoprotein lipase, activate the lipoprotein lipase। आंसर इज ईटा, एक्टिवेट द लिपोप्रोटीन लाइपेज। इसके एक्सप्लेनेशन में कहता है इंसुलिन एक्टिवेट द लिपोप्रोटीन लाइपेज, इनहिबिट द हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। अब हम याद करते हैं इंसुलिन एक्टिवेट करता है लिपोप्रोटीन लाइपेज को और इनहिबिट करता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इन एडिपोज टिश्यूज में। एडिपोज टिश्यू है तो एक्टिवेट करेगा लिपोप्रोटीन लाइपेज को, इनहिबिट करेगा हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को। नेक्स्ट कहते हैं पेशेंट हैज़ द डिस्फेजिया, डायलिटेशन ऑफ विच ऑफ द स्ट्रक्चर कंप्रेसेस द इसोफेगस एंड कॉज द डिस्फेजिया। हमारे पास इसका आंसर है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम की डायलिटेशन क्या कर देगी, इसोफेगस को कंप्रेस करेगी जिसकी वजह से डिस्फेजिया हो जाएगा। फिर कहता है चाइल्ड प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन विद द डायसेंट्री, स्टूल कंटेन्स पस एंड द RBCs कॉजेटिव एजेंट इज। जब भी स्टूल में पस के साथ RBCs आ जाएंगे ना तो हमारे पास हमेशा आंसर होगा इंटेरोहेमरेजिक E. coli। नेक्स्ट कहता है क्लाइंबर एट द हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस हाइपोथर्मिया ऑन रिटर्निंग टू द बेस कैम्प, अडॉप्ट टू द कोल्ड वेदर बाय हीट जनरेशन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हीट जनरेशन जो है ना वो हमेशा हमारे पास होएगी, याद रखना पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से आंसर आता था हमें, और जो कोल्ड जनरेशन है ना वो होगी हमारे पास इंटीरियर हाइपोथैलेमस से। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेटेड बाय द कोल्ड टेम्परेचर एंड एक्टिवेट द सिंपैथेटिक व्हिच इंक्रीजेस द हीटिंग। मतलब पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस क्या कराता है, हमारे पास हीट प्रोड्यूस कराता है, और इंटीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट बाय द हॉट टेम्परेचर एंड एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक विल इंक्रीज द कूलिंग। यानी इंटीरियर हाइपोथैलेमस हमारे पास कूलिंग कराता है बाय पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। फिर कहता है ओवरऑल टेम्परेचर रेगुलेशन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस इंटीरियर हाइपोथैलेमस में होती है। नेक्स्ट MCQs में कहता है इन हाइपरीमिया ग्रेविडेरम विद डिस्टर्बेंस आर सीन। आई गेस
हाइपोकिलीमिया। इसने इसका आंसर दिया हाइपोकिलीमिया ही है इसका आंसर। इसमें बेसिकली ये है कि हाइपरीमिया ग्रेविडेरियम में वॉमिटिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो जब वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही होती है तो हमारे पास पोटेशियम लॉस हो रहा होता है, तो इसका आंसर है हाइपोकिलीमिया बीटा। नेक्स्ट आता है प्रेग्नेंट वुमन एट द 14 वीक ऑफ द गेस्टेशन कंप्लेन ऑफ द हाइपरीमिया ग्रेविडेरियम अलॉन्ग विद द पैसेज ऑफ वेसिकल एंड bleeding per vaginally. What is your diagnosis? I guess its answer is ectopic pregnancy, लेकिन इसका आंसर है चार्ली GTD gestational disease। इसका मुझे आंसर का रीज़न समझ नहीं है कि ये क्यों कह रहा है। इस पर हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बेंजोडाइज़ेपिन बारबिटूरेट्स एंड अदर एंटी कन्वल्सेंट वर्क बाय एक्टिंग ऑन विच न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसका न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ना हमारे पास होता है गैबा। ड्यूरिंग अपर लोब थायराइड सर्जरी नर्व लाइकली टू बी डैमेज इज। ऊपर जो होता है ना वो होती है सुपीरियर लेरेंजियल, नहीं सॉरी एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व चार्ली। अगर वो बात करेगा ना अपर लोब ऑफ थायराइड पे क्या डैमेज हो रहा है तो हमारे पास सुपीरियर एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होती है, और अगर लोअर लोब पे बात करेगा तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। यहाँ पे सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी होती है और यहाँ पे इंफीरियर लेरेंजियल आर्टरी होती है। फिर कहते हैं saliva helps in digestion of it's secreted by VIP Charlie। Saliva is always secreted by the VIP। Which one is diffusion limited gas? CO2, alpha, beta, carbon monoxide। Which one is the diffusion limited gas? is हमारा diffusion limited gas कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और नेक्स्ट कहता है इसका इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। कहता है डिफ्यूजन लिमिटेड है ऑक्सीजन, एम्फासीमा एंड फाइब्रोसिस एंड एक्सरसाइज में, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। और परफ्यूजन लिमिटेड है ऑक्सीजन, CO2 एंड N2O। नेक्स्ट MCQ है स्लो वेज ऑफ द स्टोमक बिगेन फ्रॉम अल्फा। ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे फाइनल ईयर में भी आता रहा है कि इंटेस्टाइनल सेल ऑफ द कजाल से होते हैं। स्लो वेव द स्टोमक बिगेन फ्रॉम। फिर कहते हैं मैपल सिरप यूरिन डिजीज कॉज बाय डिक्रीज। आई गेस चार्ली अल्फा। इसका आंसर है अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। याद कर लेते हैं मैपल सिरप यूरिन डिजीज़। मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ है तो किससे होती है? मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज। मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ किससे होती है? अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज से। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या कहता है। फिर कहता है हंटिंगटन डिजीज इज इन मदर ओनली, फादर इज नॉर्मल। व्हाट कॉजेज आवर पेरेंट्स इन द ऑफस्प्रिंग्स? अल्फा। हाँ लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा नहीं आता था। माइनर कैलसिस रिसीव यूरिन फ्रॉम रीनल पेल्विस पेपिला। Next, after road traffic accident, GFR decreases in the patient came with the excessive bleeding. Cause of decreased GFR is
Decrease arterial volume, decrease arterial blood flow, बीटा. Yes. बेसिकली जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में GFR कम कर रहा है ना, तो वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा आर्टीरियल ब्लड फ्लो, वहाँ से एक्सक्रीशन कम होगी क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो गया है, तो GFR जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. Medical professional got eczematous dermatitis by waxing latex glove. Type of hypersensitivity जो latex glove में होती है ना, type 4 होती है, delta. In a group of diseased people, a test is performed which tell about true negative from affected people is known as the negative prediction value. Sorry, this is called specificity. Gita. True positive is sensitivity, true negative is specificity. अब हम याद कर लेते हैं. True positive is sensitivity and true negative is specificity. नेक्स्ट में कहता है इन nephrogenic diabetes what will occur? Urine osmolarity increases. बीटा. ये सब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ है इसलिए. ड्रग यूज इन द सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस इज डेस्मोप्रेसिन्स यूज़ होते हैं. ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिडस में कौन यूज़ होता है? डेस्मोप्रेसिन्स. नेक्स्ट कहता है पेशेंट हैज़ इंक्रीज्ड हेपेटिक ग्लाइकोजन विद अ नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लिवर. नो इंक्रीज इन द सीरम ग्लूकोज अकर आफ्टर गिविंग फ्रुक्टोज विच एंजाइम विल बी डेफिशिएंट. नहीं, कोई भी नहीं है. इसमें कहते हैं कि a patient has increased hepatic glycogen with a normal structure of the liver. No increase in the serum glucose occur after giving fructose, which enzyme will be deficient. I guess fructose kinase नहीं, इसका आंसर है glucose 6 phosphatase. नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं. इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेज द टैकीकार्डिया एट नॉर्मल डोज? मॉर्फिन, पैथिडीन, आई गेस पैथिडीन, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं पता था पैथिडीन क्या करती है कि ड्रग कॉजेज द टैकीकार्डिया. नॉर्मल डोज कौन सी है? पैथिडीन. फिर कहते हैं कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ द परमानेंट किडनी डिराइव्ड फ्रॉम मीजोनेफ्रिक ड्रग नहीं, यूरिटेरिक ड्रग्स. collecting system of the permanent kidney derived from the ureteric bud. Okay, permanent kidney derived from the collective system ureteric bud से होता है. उसके बाद कहते हैं स्केमस पेपिलोमास caused by the human papilloma virus. उसके बाद कहता है 33-year young gentleman presented in the orthopedic OPD with the injury to the shoulder region in a fall from the 4 feet height. On X-ray, the joint is perfectly fine, but on examination, the patient cannot abduct his arm initially till 30 degree, and after 30 degree passive movement by the surgeon of the patient is able to move his arm over the head. The likely muscle damage is supraspinatus. ये मैं नीचे एक्सप्लेनेशन में लिख दूँगी कि 30 डिग्री तक कौन सा मसल मूवमेंट कराता है, उसके बाद डेल्टाइड करवाता है. तो इसमें हमारे पास अगर टिल 30 डिग्री तक होगा ना, तो उसमें हमारे पास कौन सा मसल आता है? सुप्रास्पाइनेटस. 30 डिग्री तक मूवमेंट सुप्रास्पाइनेटस करा रहा है. तो अगर 30 डिग्री तक मूवमेंट नहीं हो पा रही तो कौन सा मसल डिफेक्ट होगा? सुप्रास्पाइनेटस. Which of the following is a common tumor suppressor gene? TP53 is a tumor suppressor gene which works through sympathetic rather than local metabolites. Answer is skin. बाकी मुझे स्मूथ मसल का कंफर्म नहीं है, लेकिन स्केलेटन मसल जो है
वो भी लोकल मेटल ब्लड्स के थ्रू वर्क करते हैं, लेकिन एक्सरसाइजिंग स्मूथ मसल जो होते हैं ना, सॉरी स्केलेटन मसल जो होते हैं ना, वो करते हैं लोकल मेटाबोलाइट्स के थ्रू, लेकिन एक्सरसाइजिंग स्मूथ मसल जो है वो सिंपैथेटिक के से थ्रू करते हैं, और कोरोनरी भी हमारे पास करता है लोकल मेटाबोलाइट्स के थ्रू, तो स्किन जो है वो नहीं करती। फिर कहता है एक्टिवेटेड थायराइड हार्मोन इज T3 अनबाउंड, ये बीटा, अब इसका आंसर अनबाउंड दे रहा है। मैक्सिमम, अब इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, वो कहता है मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन जो होती है T4 की है। थायराइड हार्मोन एंटर इन सर्कुलेशन इज T4। थायराइड हार्मोन कॉज द फीटल ब्रेन डेवलपमेंट T3। एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन इज T3। फ्री फॉर्म और अनबाउंड इज एक्टिव, और वो हमारे पास कौन सी होती है, T3। फिर कहते हैं नेक्स्ट MCQ में थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ द ड्रग इंडिकेट, इंडेक्स उसकी हमारे पास बताता है डोज, सॉरी फिर एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। इसमें कहते हैं थेराप्यूटिक डोज जो है वो पोटेंसी जो है ना, वो थेराप्यूटिक डोज बताती है, इंडेक्स सेफ्टी बताता है, विंडो रेंज बताती है, और इफेक्टिवनेस एफिकेसी बताती है। ई फॉर इफेक्टिवनेस, ई फॉर एफिकेसी, और जो विंडो है कि विंडो कितनी है उसकी रेंज बताती है वो। इंडेक्स हमें सेफ्टी बताता है और डोज पोटेंसी बताती है। डोज पोटेंसी, इंडेक्स सेफ्टी, विंडो रेंज ऑफ द डोज एंड इफेक्टिवनेस एफिकेसी। नेक्स्ट कहता है पेशेंट हैविंग द मसल वीकनेस विच ड्रग शुड बी यूज टू डायग्नोज द कॉज। एड्रोफोनियम, ओके याद कर लेते हैं। पेशेंट हैविंग मसल वीकनेस है, ये उसमें होता है हमारे पास आई गेस ग्रेव, नो ग्रेव डिजीज नहीं था, मसल वीकनेस हो गई है, विच ड्रग शुड बी यूज टू डायग्नोज द कॉज इज एड्रोफोनियम। उसके बाद कहता है इंजरी एट द फोरामेन ओवेल विल लीड टू लॉस ऑफ sensation over zygoma, loss of sensation at upper face, loss of sensation forehead, or bitter taste. Alpha, loss of sensation at foramen ovale, over zygoma. Next MCQ में कहता है patient got injury on the medial side of the knee and there is loss of sensation of the medial side of the leg and the foot due to damage to which nerve? टिबिया, चार्ली, सेफनस नर्व। अच्छा ठीक है, याद कर लेते हैं कि मीडियल साइड ऑफ द नी पे अगर डैमेज हो रहा है हमारे पास मीडियल साइड ऑफ द नी पे, और लॉस ऑफ सेंसेशन हो रहा है मीडियल साइड ऑफ द लेग एंड फुट पे, तो कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी, सेफनस नर्व। फिर कहता है सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इट्स अ ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, कहता है सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ द थायरोसर्वाइकल ट्रंक। सुपीरियर जो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है, और जो इंफीरियर है वो थायरोसर्वाइकल ट्रंक की। उसके बाद कहता है आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट हैविंग टॉकिंग बट नॉट नो सेंस अंडरस्टैंडिंग समथिंग डैमेज टू विच एरिया, आई गेस बीटा। इसमें मैंने इस तरह से नमोनिक बनाया था कि ब्रोकास एरिया का होगा तो बोलने में होगा, बी फॉर ब्रोका, बी फॉर बोलना, वर्निकीज एरिया का होगा तो सेंसेस चली जाएंगी उसकी, तो इसलिए आंसर है इसका बीटा, क्योंकि बोल तो हो रहा है लेकिन सेंस नहीं हो पा रहा। फिर कहते हैं पेशेंट हैव द प्रिजर्व विजन बट देयर इज इनएबिलिटी टू राइट, रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज ही सीइंग, मोस्ट लाइकली लियन इज इन ईट आवर वर्निकीज, मतलब इसमें भी यही कह रहा है कि प्रिजर्व विजन बट देयर इज इनएबिलिटी टू राइट एंड रीड एंड अंडरस्टैंड, तो हमारे पास कहाँ पे वर्निकीज एरिया में प्रॉब्लम हो रहा है, ईटा में। फिर कहते हैं लेफ्ट
Stenosis is caused by lesion of the which area of the brain? Stenosis, I guess, interior part of the frontal से होता है बेटा. Answer is, what is the answer is Charlie. Right internal capsule, left stereognosis. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी. कहता है फॉर प्रोपेगनोसिया inferior temporal lobe mostly related, but if temporal lobe is not given, then the parieto-occipital temporal lobe option is also correct. In inferior temporal lobe, astrognosia in the parietal lobe. तो ये आंसर क्या दे रहा है? राइट इंटरनल कैप्सूल. नेक्स्ट एमसीक्यू स्ट्रोक वॉल्यूम इज बीटा. हार्ट रेट बेसिकली होता है हमारे पास हार्ट रेट इक्वल होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू कार्डियक आउटपुट. तो हमारे पास जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो होएगा बीटा. नेक्स्ट कहता है बीटा एसिडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ मेसेज अल्फा मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम. बीटा ईसीजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को बीटा ईसीजी. उसके बाद कहता है पेशेंट टेकिंग आइसोनाइसिड रिफेम्पिसिन पायराजिनामाइड इन द एम्ब्यूटोल और पायरिडॉक्सिन फॉर टीबी now presented with a raised bilirubin and rearranged LFTs. What to do now? हम ना पायरोजिनामाइड जो है वो बंद कर देंगे. आंसर इज डेल्टा स्टॉप ऑल एंड री इंट्रोड्यूस वन बाय वन आफ्टर मॉनिटरिंग. ठीक है, हमारे पास आंसर है डेल्टा. अगर इस तरह का कोई मसला हो रहा है टीबी ड्रग्स में, हमने स्टॉप कर देनी है ऑल एंड री इंट्रोड्यूस वन बाय वन आफ्टर मॉनिटरिंग. अच्छा, तो मैं बता रही थी अगर हम टीबी ड्रग्स ले रहे होंगे तो अगर उनमें कोई मसला हो जाएगा तो हमने क्या करना है? स्टॉप करना ऑल को एंड री इंट्रोड्यूस वन बाय वन आफ्टर मॉनिटरिंग. उसके बाद कहता है गर्ल with a blister on the extremities, type of the fluid present between dermis and the epidermis is always, I guess, serous beta. हाँ ठीक है, अगर ब्लिस्टर होंगे एक्सट्रीमिटीज़ पे तो जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो कौन सा होएगा हमारे पास? सीरस. ब्लिस्टर्स में सीरस फ्लूइड होता है. उसके बाद कहता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटिक गैस्ट्रोप्रेसिस विच ड्रग इज़ मोस्ट यूजफुल? अल्फ़ा, लेकिन मुझे आंसर कंफर्म नहीं आता था इसलिए मैं इसे नहीं काट रही. फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक गैस्ट्रोप्रेसिस विच ड्रग इज़ मोस्ट यूजफुल इज़ प्रोकाइनेटिक्स. उसके बाद कहते हैं ओ नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद द ए बी पॉजिटिव व्हाट इज़ द सेकेंडरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन? अल्फ़ा बीटा हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाएगा. ठीक है, अगर हम ओ पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज विद ए बी पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाएगा. उसके बाद कहते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द पैक्सिनियन रिसेप्टर टू डिटेक्ट? आई गेस इस आंसर इज ट्रांजिएंट वाइब्रेशन डेल्टा. पैक्सिनियन जो होते हैं ना वो वाइब्रेशन को डिटेक्ट करती हैं, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन को. पैक्सिनियन कॉर्पसल्स क्या करती हैं? ट्रांजिएंट वाइब्रेशन को डिटेक्ट करती हैं. नेक्स्ट कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी विद अ लेबर पेन फॉर 2 hours एंड डिवेल्प dyspnea and died within 15 minutes of the labor, most likely cause is amniotic fluid embolism beta. अगर प्रेगनेंसी में फौरी तौर पे वो डाई कर जाएगी तो हमेशा कॉज क्या होगा? एमनियाटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म. नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रहा कहता है कि एयर एम्बोलिज्म हिस्ट्री ऑफ पासिंग सीवीपी अगर होगा ना देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. अगर सीवीपी पास हुई है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई है तो एयर एम्बोलिज्म है. और अगर प्रेग्नेंट लेडी है, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो गया, डाइड ऑन हॉस्पिटल विद इन 24 एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म. अगर सडन डेथ है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है.
और अगर लॉन्ग बोन फ्रैक्चर है डेथ आफ्टर 3 to 5 days तो हमारे पास फैट एम्बोलिज्म है। ये हमने इम्पॉर्टेंट है याद रखना है कि अगर लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हुआ है और 3 to 5 days बाद डेथ हुई है तो फैट एम्बोलिज्म है। लेकिन अगर फ्रैक्चर हुआ लॉन्ग बोन का लेकिन 24 आवर्स में डेथ हुई है और लेडी प्रेग्नेंट है तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। नेक्स्ट कहता है 5-year-old चाइल्ड प्रेजेंट विद द रेक्टल प्रोलैप्स ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल इज चार्ली। ये हमारे पास नीचे उसने एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है। इसका ट्राइकस है, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में है कि रेक्टल प्रोलैप्स होता है ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, मसल्स मायाल्जिया होता है ट्राइकिनेला स्पाइरैलिस, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं एस्केरिस में, फिशरमैन में विद एनीमिया और काइमोसिस में विटामिन सी डेफिशिएंसी, फिशरमैन विद विटामिन B12 डेफिशिएंसी डाइफेलोबोथ्रियम लैटम, माइक्रोसिटिक एनीमिया एनकाइलोस्टोमा डुओडेनल और कंजक्टाइवल स्वेलिंग में लुआ या लुआ पता नहीं क्या। ओके, रेक्टल प्रोग्रेस में हमारे पास है ट्राइक्यूरियस ट्राइक्यूरा, मसल्स में है ट्राइकनेला स्पाइरैलिस, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में है एस्केरिस, फिशरमैन विद एनीमिया अगर हो गया और काइमोसिस है विटामिन सी डेफिशिएंसी, फिशरमैन विद एनीमिया और विटामिन B12 डेफिशिएंसी में डाइफेलोबोथ्रियम लैटम और माइक्रोसिटिक एनीमिया में या आयरन डेफिशिएंसी में एनकाइलोस्टोमा डुओडेनल और कंजक्टाइवल स्वेलिंग में लुआ। नेक्स्ट कहता है न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स आफ्टर सर्जरी इज ड्यू टू अल्फा हेमरेज। न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स आफ्टर सर्जरी इज ड्यू टू हेमरेज। नेक्स्ट कहता है इंक्रीज PaCO2 विल कॉज द टैकीकार्डिया। चार्ली। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बढ़ेगी क्या होगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा। फिर कहता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्डिनेंस सेट्रॉन इज 5-HT3 इंटैगोनिस्ट होता है। ये याद रखना है 5-HT3 इंटैगोनिस्ट होता है। 5-HT3 इंटैगोनिस्ट ऑर्डिनेंसेट्रॉन ये बेसिकली वो है ना एंटी एमेटिक। तो ये क्या होती है 5-HT3 इंटैगोनिस्ट। फिर कहता है हेपरिन एक्टिवेट विच ऑफ द फॉलोइंग। हेपरिन जो है वो एक्टिवेट करता है हमारे पास एंटीथ्रोम्बिन 3 को और हाँ ठीक है एंटीथ्रोम्बिन 3 को करता है। हेपरिन एक्टिवेट द एंटीथ्रोम्बिन 3, ये नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। इसमें कह रहा है कि इट एक्टिवेट द एंटीथ्रोम्बिन 3 एंड इनहिबिट द फैक्टर 10। हेपरिन क्या करता है, एक्टिवेट करता है एंटीथ्रोम्बिन 3 को और इनहिबिट करता है फैक्टर 10 को। नेक्स्ट कहता है कि ना क्रेटिनिन इज फाउंड इन आई गेस बीटा। Keratin is found in skeletal muscle. Keratin is basically a muscle protein. Important MCQ start लगा रहे हैं। Keratin is found in the skeletal muscle. Next कहता है कि a patient develop the abdominal tenderness guiding after fever. What is likely cause? चार्ली। इसमें मैंने वैसे ही गेस किया था कि पेशेंट डिवेल्प विद एब्डोमिनल टेंडरनेस हो गई है और पहले उसे फीवर हुआ है तो क्या है टाइफाइड विद द इंटेस्टाइनल परफोरेशन। नेक्स्ट कहता है प्लेटलेट एग्रीगेशन इज इनहिबिटेड बाय थ्रोम्बोक्सिन A2। सॉरी गलत हो गया। नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि प्लेटलेट एग्रीगेशन कॉज बाय द थ्रोम्बोक्सिन A2। एग्रीगेशन है तो थ्रोम्बोक्सिन A2 इनहिबिटेड बाय द प्रोस्टासाइक्लिन। याद रखेंगे हम नेक्स्ट टाइम कि प्लेटलेट एग्रीगेशन कॉज बाय द थ्रोम्बोक्सिन A2। एक्टिवेशन थ्रोम्बोक्सिन A2 से होती है और जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है वो इनहिबिट होती है बाय प्रोस्टासाइक्लिन। नेक्स्ट कहता है वुमेन डिलीवर अ बेबी विथ
cleft palate and the congenital birth defect. She gave history of taking drugs for acne. This is रेटिनोइक एसिड होगा, अल्फा होगा, जो होता है ना रेटिनोइक एसिड, वो देते हैं एक्नी को कंट्रोल करने के लिए, रेटिनोल टाइप टैबलेट्स देते हैं, तो उसकी वजह से हो जाती हैं हमारे पास बेबी में डिफेक्ट आ जाते हैं। फिर कहते हैं MHC फंक्शन इज, ये होता है इम्यून रिकग्निशन होती है चार्ली। उसके बाद कहता है सर्फेक्टेंट डिक्रीजेस सरफेस टेंशन बाय decrease elastic recoil of the lung, beta alpha increase elastic recoil of the lung होती है। सर्फेक्टेंट डिक्रीज सरफेस टेंशन बाय, सर्फेक्टेंट क्या करता है कि डिक्रीज कर देता है सरफेस टेंशन बाय इंक्रीज इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द लंग हो जाती है, ठीक है। सर्फेक्टेंट डिक्रीज करता है सरफेस टेंशन बाय इंक्रीजिंग इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द लंग। नेक्स्ट है सेल एट द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, क्लैरा सेल होते हैं, ये याद रखने वाली चीज़ है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कौन से सेल होते हैं? क्लैरा सेल। अ पेशेंट विद अ क्रोनिक डायरिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द ग्लूटेन फ्री डाइट, क्रिसेंट शेप ऑर्गेनिज्म आर सीन नियर ब्रश पाउडर, डायग्नोसिस इज आई गेस GRDS, ठीक है। याद रखेंगे हम कि जो क्रिसेंट शेप होते हैं वो किस में होते हैं? GRDS में। क्रोनिक डायरिया है और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ड्रग दैट स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन, अब हमारे पास जो है ना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वो कॉन्स्टिपेशन कराती है, ठीक है। इसमें ना एक चीज़ है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होती है ना, ये कराती है कॉन्स्टिपेशन, और जो दूसरी साइड पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये कराती है डायरिया। उसके बाद कहते हैं आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मैसिव ब्लड लॉस पेशेंट अंडरगो शॉक, BP is 85/40, what will activate now? CNS ischemic response। नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, कहता है कि ना मेन आर्टीरियल प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय, इस तरह से होता है, पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, और फिर 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर आ रहा है ये, और मैप जो होता है वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर, तो ये दोनों ये हो गए, और बैरोरिसेप्टर रिस्पॉन्स मैक्सिमली टू इंक्रीज द BP। Most rapid response decrease the BP is baroreceptor. Most potent response to decrease BP is CNS ischemic response. More rapid वो है, और potent जिसकी potency ज़्यादा वो CNS है। CNS activates at 60 or below 60 mmHg, maintain during shock baroreceptor and maintain as a whole. RAS and short term BP control is baroreceptor, long term BP control is RAS। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, याद करने के लिए एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं इससे। इसमें कहता है बैरोरिसेप्टर रिस्पॉन्ड मैक्सिमली टू इंक्रीज BP, लेकिन मोस्ट रैपिड रिस्पॉन्स जो होता है वो बैरोरिसेप्टर का होता है, लेकिन मोस्ट पोटेंट जो होता है वो CNS इस्कीमिक होता है, और CNS इस्कीमिक एक्टिवेट होता है 60 BP पे या लेस दैन 60 पे, और मेंटेन ड्यूरिंग शॉक बैरोरिसेप्टर। नेक्स्ट है अ चाइल्ड हैविंग द ट्यूमर विद द ब्लू सेल्स which is secreting catecholamine is because of gene amplification, which is the most probable diagnosis. I guess its answer is retinoblastoma, alpha neuroblastoma। Having tumor with the blue cells tumor जो है वो कब होता है? which is secreting catecholamines, तो वो होगा न्यूरोब्लास्टोमा। नेक्स्ट MCQ है, ठीक है, एक दफ़ा रिवाइज करते हैं कि ब्लू सेल होते हैं ट्यूमर में विच इज़ सिक्रेटिंग कैटाकोलामीज एंड इज़ बिकॉज ऑफ जीन एप्लीकेशन, तो होगा न्यूरोब्लास्टोमा। फिर कहता है हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इन ESF, कैल्शियम। एक्सप्लेनेशन में कहता है कि कैल्शियम guarded सोडियम चैनल ऑन द न्यूरोनल मेम्ब्रेन, less calcium mean less guarding increase and sodium influx into the neuron, hyper excitability। फिर कहते हैं eosinophilia with IgE seen in infections of
IgE बीटा, ठीक है। ये फंगल इन्फेक्शन है, तो इसमें होता है कि फंगल इन्फेक्शन जो होती है ना वो एलर्जी कॉज करा देती है। एसिनोफिलिया विद IgE सीन इन्फेक्शन होता है एस्पर्जिल्स। नेक्स्ट कहता है पर्सन विद द uncoordinated and the random movement of the hand and the motor apraxia lignon is in premotor cortex. Uncoordinated hand और अनकोऑर्डिनेटेड एंड रैंडम मूवमेंट ऑफ द हैंड में क्या होगा, प्रीमोटर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट कहता है कि पल्मोनरी वॉल ओपन व्हेन द वेंट्रिकुलर प्रेशर राइजेस मोर देन 8 mmHg अल्फा। इसकी एक्सप्लेनेशन में कहता है कि पल्मोनरी वाल्व 8 mmHg पे ओपन होता है, एओर्टिक 80 पे। पल्मोनरी 8 mmHg पे और एओर्टिक 80 पे। फिर कहता है ड्रग ऑफ टाइस ऑफ द एक्टिनोबैक्टीरियोबोनाई इज एमीपेनम। मुझे नहीं आता था, याद कर लेते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्टिनोबैक्टर बोनाई में क्या होती है, एमीपेनम। नेक्स्ट कहता है ट्रू अबाउट द लेग्जेटिव्स। लेग्जेटिव के बारे में ट्रू है लैक्टुलोसिस डाइजेस्ट बाय गट बैक्टीरिया स्पूल हस्क इज बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव बीटा। ये जिसे हम स्पूल का छिलका कहते हैं, ये स्पूल हस्क इज अ बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव है। उसके बाद कहता है प्रेग्नेंट डायबिटिक लेडी गेव अ बर्थ टू अ चाइल्ड, एपगार स्कोर जो है 4 है एंड 6 in 1 and 5 minutes. Child is respiratory distress. What will give the patient before delivery to prevent the coordination? इसमें हम उसे स्टीरॉइड्स देते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे कि उसकी लंग डेवलप हो जाए। बेसिकली इसमें बेबी का लंग डेवलप नहीं हुआ है। फिर कहता है विच ड्रग इफ गिवन इंट्रावेनस कॉजेज 60% ऑफ द थ्रोम्बोफ्लेबिटिस। ऑक्सीपैम, IV डायज़ेपैम या मिडाज़ोलैम। इसका आंसर कह रहा IV डायज़ेपैम। विच ड्रग इफ गिवन इंट्रावेनस कॉजेज 60% ऑफ द थ्रोम्बोफ्लेबिटिस इज IV डायज़ेपैम। फिर कहता है प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन ऑफ द लंग शो चेंज इन द वॉल्यूम पर change in pressure. This demonstrates which of the following function in the lungs when volume does not change with change in pressure. Lung compliance. Posture is maintained during moderate exercise occur through proprioception. Posture कैसे maintain होएगा, during moderate exercise occur through the proprioception. Thank you so much for watching my video. Stay tuned for the medicine 23 August morning paper.